अरे मतलब जो भी लैपटॉप पे चल रहा है वो सब आगे दिख रहा है ना। देखो अभी ये रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मत करना। रुको, अगर मैं सही टाइम पे शुरू कर दूँ तो अभी रोक देगा, तो मैं कर दूंगा। ठीक है। अपने सिलेबस बहुत कम ही है, सिर्फ 5-6 चीजें ये जो आ रही है। और उसमें भी सिर्फ एक एक सम अगर टाइप समझ गए तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है। शुरू करते हैं एस्टिमेशन से। इसमें दो तरीके के एस्टिमेटर है, पॉइंट एस्टिमेटर काम का नहीं है और जो इंटरवल एस्टिमेटर काम का है। तो इंटरवल एस्टिमेटर में एक फॉर्मूला है जो याद रखना पड़ेगा, तो इसमें करना करना क्या हमको, क्योंकि हम पॉपुलेशन का सैंपल मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, सबका मीन कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो हम सैंपल को यूज करें पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये न्यू है एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है। फिर एक्स बार हुआ सैंपल मीन प्लस जेड इंटू सिग्मा बाय रूट। जेड क्या है? जेड क्रिटिकल वैल्यू है, वो मैं समझा दो कैसे कैलकुलेट, बस ये फार्मूला समझ के नहीं। ये एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन क्वेश्चन में पूछेंगे, ये कैलकुलेट करना है। ये सैंपल मीन जेड को तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बस ऐसा समझो, ये जेड है। ठीक है। सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ ये नहीं दिया होगा, ये ढूंढना आपको। ठीक है। फिर रूट एन सैंपल साइज, अगर सैंपल 10 का है तो 10, 5 का 5। प्लस और माइनस मतलब दोनों कुछ भी कोई हो। बताऊँ मुझे, मैं बस फ्लो मत करो तो पूरा बता दूंगा, फिर अपना सुनना है। ठीक है। ओके। तो देखो, एक होती है अपर लिमिट। एक प्लस साइड में एक माइनस साइड में, मतलब दो लिमिट होती है, एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये सब एक्सेल का तो काम का नहीं है। अब मेन थिंग है, तो जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई रूट एन, इसको विड्थ बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हम कितना विड्थ कितना होना चाहिए, 0.10 इस साइड और 0.10 इस साइड, तो हमारा सैंपल साइज कितना होगा। क्वेश्चन में होगा कि विड्थ होनी चाहिए 0.10, तो व्हाट शुड बी एन। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर विड्थ ये है, ठीक है, जेड अल्फा बाई टू, जेड अल्फा बाई टू सिग्मा बाई रूट एन। तो देख, वो एन नीचे था, एन रूट को ऊपर भेज दिया और बिट को नीचे लेके आए, एन का स्क्वायर करने के लिए पूरा स्क्वायर में आ गया, तो बस अब एन मिल जाएगा। बिट डालना है, सिर्फ फॉर्मूले में डालना है, तो सिंपल है। ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस मत समझना बिल्कुल भी एसटी का नॉर्मल है। देखो क्वेश्चन करेगा अपना समझ में आ जाएगा, जब बोला सब सेंस करेगा, तो जिस दिन क्वेश्चन करेगा तब घर पे जाके, अभी तो नहीं पर्पस सेंस करेगा तो। ठीक है, वहां पे देख, वो फॉर्मूला देगा लिमिट का जेड formula। अल्फा बाय टू। व्हाट इज अल्फा? हाँ वो तो मैं आ रहा हूँ, उस पे तो आया ना, तो हाँ, तो इट इज जेड इनटू अल्फा बाय टू नहीं नहीं, उसमें इनटू। मैं आ रहा हूँ। ठीक। तो ये बिट वाला पोर्शन समझ गए। ठीक है। अब देख एक एक करेगा, बिट वाला नहीं समझा। देखो फॉर एग्जांपल, रिवीजन नहीं कर रहे, सीख रहे पहली बार। सो अच्छा तुमने बता दिया, मैं बहुत ज्यादा समझ जाता हूँ। ये एक लिमिट है, एक दो लिमिट पूछे हैं एग्जाम में कि अपर कॉन्फिडेंस लिमिट कैलकुलेट करके दो और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट कैलकुलेट करके दो। एक्स प्लस वाली अपर और एक्स माइनस वाली लोअर। ठीक है। ये सब मैं फॉर्मूला याद कर रहा हूँ। अब जेड अल्फा बाय टू कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ समझाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ जाए तो पूरे पूरे कोर्स में यही ग्राफ चलता है। ये ग्राफ है जिसमें टू टेल ग्राफ है। तो टू टेल के अंदर एक, पहली बात अल्फा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। तो अल्फा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन और कॉन्फिडेंस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है। जो ये वाला एरिया है ना, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, जो कि अल्फा, और जो बीच वाला ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन और ये रिजेक्शन रीजन। ठीक है। वन टेल में क्या होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो ये जो सिर्फ लेफ्ट के अंदर ही होगा और सिर्फ राइट के अंदर होगा वन टेल के अंदर। ठीक है। अब देखो 95% अगर प्रोबेबिलिटी टोटल वन ही होती है, प्रोबेबिलिटी टोटल वन ही होती है, तो अगर 95% प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस रीजन में, तो 5% रिजेक्शन में होगी। अब क्योंकि टू टेल है, तो 5% को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा, 2.5 गया उधर, 2.5 गया इधर। प्रोबेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में नहीं होती, तो उसको डिवाइड बाय 100 करें, तो ये हुआ 0.025, वो हुआ 0.025। ठीक है। अब देखो, अब उनको पता चल ये 0.025 है, वो ऐसे अल्फा बोलेंगे कि अल्फा अल्फा इज 0. अल्फा 5% है, इसका मतलब 0.05। ठीक है। अब 0.5 अगर टू टेल है तो डिवाइड हो जाएंगे, ये क्या इधर, ये क्या उधर, और वन टेल है तो या तो इधर रहेगा या उधर रहेगा, दोनों में लेफ्ट क्या रहेगा। ठीक है। बस इतना समझना है। कॉन्फिडेंस एंड एक्सेप्टेंस रीजन, रिजेक्शन रीजन। अब समझ में आएगा जेड अल्फा बाई टू क्या है।
जेड कैलकुलेट करते अल्फा बाई टू से, जेड हम अल्फा बाई टू से कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे देखो अपने ऐसे शुरू में नहीं होता था कि आपको एक्स दिया, हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। तो अल्फा बाई टू क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से हम एक्स ढूंढ रहे हैं। एक्स वो है जेड, एक्स एक टाइप का जेड है, समझे। एक्स से पहले हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ देते, इधर हम प्रोबेबिलिटी से एक्स ढूंढ रहे हैं और वो एक्स जेड है, और प्रोबेबिलिटी क्या है अल्फा। बस इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा था। सिंपल बात है, जेड अल्फा बाई टू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं समझाऊंगा टेबल के थ्रू। अल्फा बाई 2 कैलकुलेट कर लिया वो जेड नहीं। अल्फा बाई टू तो मिल जाएगा क्वेश्चन में, जेड में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा एंडिंग के अंदर टेबल से। ये बोला था कि बार बार टेबल्स का आएगा, मैं टेबल्स एक साथ में सब समझा दूंगा, है ना, क्वेश्चन विद क्वेश्चन, ठीक है। तो डॉक्टर एक्स बार मीन है ना, हाँ सैंपल, सैंपल का मीन है, उसका वो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हाँ वो तो क्वेश्चन ही या तो पूछेंगे कि यूसीएल कैलकुलेट करते हैं या एलसीएल कैलकुलेट करते हैं, तो वापस एक्स बार कैलकुलेट कर लेना सैंपल भी, ठीक है। जेड का भी कैलकुलेट कर देना, और सिग्मा भी दे रखा होगा, एन भी दे रखा होगा, पता ही है, और एन कैसे पता करोगे, सैंपल साइज, अगर 5 का सैंपल है तो 5, 10 का सैंपल है तो 10, ठीक है। अब देख विड्थ वाला, विड्थ से ये फॉर्मूला देखिए, जो माइनस और प्लस के बाद में उसे विड्थ बोलते हैं। विड्थ मतलब देख, अगर एक्स बार जो है, अगर एक्स बार बीच में है तो प्लस जेड अल्फा बाई टू इस साइड और माइनस इस साइड, ठीक है। अब वो बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर कि जो विड्थ है वो 0.01 होनी चाहिए, या तो 0.1 इधर और 0.01 इस साइड में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि विड्थ होनी चाहिए 0.01, ये विड्थ है कितनी होनी चाहिए, इन्होंने बोला कि 0.01। मैंने सिर्फ w एक नेम किया है, इसको सिर्फ w नाम दिया है, इक्वल w इक्वल टू दिस, w को भेजा नीचे, रूट n को भेजा ऊपर, और n कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, जो जो क्वेश्चन है दे देगा पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करके। अब देखो सुनो, अगर मैं स्पीड में गया तो मैं गारंटी से देता हूँ कि ये 1 घंटे में नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर मैं स्पीड भाई मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो वापस रिविजिट कर लेना, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम पे पक्का खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन एंडिंग में पूछना, और 4 टेबल्स में बताऊंगा, बार बार आएगी, मैं बार बार बताऊंगा एंडिंग में, नहीं तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। विद वाला समझे, तुम्हें दिख रहा है ना, मैं ब्लॉक करूंगा। अब देखो, ये n एक तो हो गया, और एक दूसरा क्वेश्चन है यूसीएल और एलसीएल का, तो मिल जाएगा। नेक्स्ट करते, अगर सैंपल साइज अगर 30 से कम है और सिग्मा दे ही नहीं रखा, सिग्मा क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, वो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, और सैंपल साइज 30 से कम है, तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, नहीं तो आपसे क्या करते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है, हम सिग्मा की जगह क्या यूज करें, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, तो वो दे रखा होगा क्वेश्चन के लिए, और उधर हम जेड टेबल यूज करते थे, इधर हम टी टेबल यूज करेंगे। टी टेबल में उधर अल्फा बाई 2 होता था, इधर भी 2 टेल है, लेकिन एक नई चीज आती है न्यू, न्यू क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे अगर सैंपल 10 का है तो 10 - 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, ठीक है। ये भी टेबल से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो एक हो गया जेड वाला और एक हो गया टी वाला, ठीक है। अब आते हैं प्रोपोर्शन पे, जैसे हमने मीन को एस्टिमेट किया, वैसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को भी एस्टिमेट करेंगे विद द सैंपल। तो सैंपल, ये सैंपल प्रोपोर्शन है और ये एस्टिमेट है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो सैंपल प्रोपोर्शन से जैसे स्टैंडर्ड एरर क्या होता था, इसका जेड में स्टैंडर्ड एरर होता है सिग्मा बाय रूट n, इसका स्टैंडर्ड एरर होता है pq बाय रूट n, रूट pq बाय रूट pq बाय n कैसे, p बार 1 - p बार होता है q, और नीचे होता है n, तो रूट pq बाय n, ठीक है। जेड अल्फा बाय टू सेम टेबल से कैलकुलेट करना है, और इससे अपन एस्टिमेट मतलब वो प्लस माइनस यूसीएल से दोनों आ जाए। इसमें दो तरीके वेरिएशन होते हैं, एक होता है मीन के लिए, एक होता है पॉपुलेशन के लिए, प्रोपोर्शन के लिए। और दूसरा, अगर t कब आएगा, जब n, एक तो हमको दे नहीं रखा कि सिग्मा क्या है, और दूसरा n लेस देन 30, लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है। बस इतना ही। फिर हाइपोथेसिस टेस्ट, इसमें और इसमें देख, टू टेल क्यों था मैं समझाऊंगा, टू टेल और इसमें क्या फर्क है वो बीच में आएगा, ठीक है। टू टेल, वन टेल और लेफ्ट राइट सब आ जाएगा। इसमें शुरू हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं कि ये मीन होगा, अब वो सही है कि नहीं है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सबसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि इसमें लिखा हुआ है इंक्रीजेस डिक्रीजेस, अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो ये ड्रग है, अगर हम ऐसा कुछ किया तो ये इंप्रूव करेगा, तो इंक्रीजेस, कुछ डिक्रीज करेगा तो डिक्रीजेस। तो ऑल्टरनेट पहले फाइंड करना, इंक्रीजेस तो ऑल्टरनेट कर देगा मोर देन, और डिक्रीजेस तो क्या होता है लेस देन। मोर देन मतलब राइट साइड, और लेस देन मतलब लेफ्ट साइड, वो भी समझाऊंगा अभी मोर देन लेस देन क्या है बताऊं, ठीक है। तो देखो पहले मैं तुम्हें ग्राफ समझा देता हूं, या फिर पहले एक बार समझ लो, मैं ग्राफ उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट पहले फ्रेम करना, उसके बाद नल नल हाइपोथेसिस फ्रेम करना, लिख लेना कि h ऑल्टरनेट में h a इक्वल्स टू म्यू लिखते, और नल में h नॉट इक्वल्स टू म्यू लिखते, ऐसे म्यू करते, वो मैं समझाऊंगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। फिर
z स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना होता है, z स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला ऊपर है छोटा सा x बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाय रूट है, ठीक है। अभी रुको, ये भी अभी नहीं हुआ, मैं सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। ऐसा कुछ है। अभी देखो, टू टेल टेस्ट ये सेम है जो अपने पहले देखा था। टू टेल टेस्ट में इन्होंने बोले कि अल्फा क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 95 का है, तो फिर रिजेक्शन में कितना हो जाएगा 5% का, 0.05 दो में डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ टेबल से। उन्होंने बोला कि मुझे z अल्फा बाय 2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो z अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि इधर काम आएगा क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, हम क्रिटिकल वैल्यू से स्टैटिस्टिक्स से कंपेयर करते हैं, ये हम खुद कैलकुलेट करते हैं मैन्युअली, ये हम टेबल से कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेबल से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमें z अल्फा बाय ये इसी से अभी जो मैं सिखाऊंगा वैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी ये पूरा 100% है, बीच में 0.95 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट नहीं है ये 0 है, ठीक है। और इधर से इधर तक 0.5, इधर से इधर तक 0.5, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। तो बीच का कितना है 0.95, बीच का पूरा 0.95 है। अगर 0.95 को तुम डिवाइड बाय 2 करते हो तो तुम्हें ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, अगर समझ में आ रहा हो तो। नहीं तो वापस देख, दो तरीके, अगर तुम्हें ये पता है कि 0.025 है तो तुम 0.5 में से इतना माइनस करोगे तब भी तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगी, एक तो ये तरीका है। दूसरा, तुम्हें पता है ये पूरा ये है, ठीक है। अगर इसको दो पार्ट में तोड़ा, इसको आधा पार्ट में तोड़ा, इसको आधा पार्ट में तोड़ा, तो ये पूरा है, इसको दो पार्ट में तोड़ा, इसको आधा और आधा, तो ये आधा वाला ये वाले पॉइंट मिल जाएगा, राइट। ये वाला समझ में आया किसी को कि नहीं? ये देख, पहले का तो ये पूरा 100% है, ठीक है। 100% है, बीच में 95% है, इधर 5 को हमने डिवाइड किया 2.5 इधर चलेगा, 2.5 इधर चलेगा, ये समझे। अब देखो हमें ये पता करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो से ये 0.5 है, 0.5 में से 0.5 के 50% समझो, 50% में से अगर तुमने 2.5 को काट दिया तो कितना बाकी रहेगा, ये बाकी रहेगा, राइट। ये समझे। 50% में से अगर इतना काट दिया तो ये मिलेगा तुम्हें। सेम ही चीज है, या तो दो तरीके, ये पूरा का पूरा 0.5 होता है और ये भी 0.5 होता है, हम 1 में से कैलकुलेट करें, 100 में से नहीं। 0.5 में से 0.025 काट दिया, काटा तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन 0.95 जो कि पूरा बीच वाला पोर्शन है, इसको आधा तोड़ा तो तुम्हें ये आधा और ये आधा मिलेगा, राइट। तो ये सही वाली वैल्यू मिल जाएगी, आधा मतलब इधर से इधर ना, और आधा मतलब इधर से इधर, तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। दोनों सेम ही आएंगे, कैलकुलेट करने दोनों आंसर सेम ही है, 0.4 तो बस ये ढूंढना था। ये 0.4 एक बार आ गया तो कुछ करना ही नहीं, टेबल में देखना कि 0.4 कहाँ पर है, फिर ऊपर ऐसे वो मैं समझाऊंगा, ये इतना समझना कि 0.4 आ गया, टेबल का अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0.475 क्या है, z अल्फा बाय 2। हाँ जरूर, ठीक है। तो अभी z इससे हम z क्रिटिकल कैलकुलेट करेंगे, अभी तक वो अल्फाबेट 2 आया नहीं है, इसे यूज करके हम कैलकुलेट इससे z अल्फा बाय 2 आएगा, ठीक है। अभी देखो ये वाला समझ में आया, अभी लेफ्ट टेल और राइट टेल देखो। लेफ्ट टेल में क्या होगा कि डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही साइड पर कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो 100% में से अगर 10% है तो 10% इस साइड आ गया, तो अगर पूरा 1 है तो 0.1 इधर आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं लेफ्ट टेल। तो देखो न्यू हमेशा इक्वल्स टू आना जरूरी है, h नॉट के अंदर इक्वल्स टू आना जरूरी है, ठीक है। तो h नॉट न्यू इक्वल्स टू, वो इंक्रीज मोर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल टू आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ऑल्टरनेट देखते हैं, हमेशा क्वेश्चन में ऑल्टरनेट देखने का, अगर लिखा हुआ है कि समथिंग डिक्रीजेस तो म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, तो डिक्रीजेस, तो ऑल्टरनेट क्या होगा, मोर देन इक्वल टू तो आएगा ही आएगा, मोर देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम पता चलिए लेफ्ट टेल है, ऑल्टरनेट से लेफ्ट टेल पता चल गया, और इन्होंने बोला कि 0.10 यानी कि 10% की लेफ्ट टेल है, तो ये आ गया। अभी देखो 0.10 इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पूरा 0.5 है, अगर 0.5 में से 0.1 माइनस करते तो क्या आ जाएगा 0.4, बस 0.4 पता करना। अब ये हमको z क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी टेबल से। सेम उसी तरीके से, अब सेम ही बात है, अगर वो भी 0.1 होता तो भी 0.4 ही होगा, राइट। लेफ्ट साइड का तो राइट साइड भी सेम चीज होगी, इसमें मोर देन बोला है तो ऊपर लेस है, जो नल हाइपोथेसिस है लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि इक्वल टू आना जरूरी है, ये तीन समझ रहा। अब देखो एक बार नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम कर दिया तो z स्टैटिक क्रिटिकल मैंने समझा दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स जो मैन्युअली करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला x बार क्वेश्चन में दे रखा होगा माइनस म्यू नॉट, ये जो नल हाइपोथेसिस फार्मूला नहीं, ये जो x बार दिया होगा, ठीक है। फिर माइनस म्यू नॉट अपना जो नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं h नॉट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो वो उधर म्यू नॉट से मिल जाएगा, सिग्मा क्वेश्चन में दे रखा होगा, n भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो ये फार्मूला से हमको z पर म्यू नॉट फ्रेम कैसे करते हैं? वो डायरेक्ट ही बोलते हैं म्यू नॉट कैसे फ्रेम करते हैं,
वो बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू 10, तो बस डायरेक्टली 10 करना। अगर इंक्रीजेस बोलेंगे, हाँ वो तो क्वेश्चन दे देंगे यू नो। वैसे बोलेंगे कि इफ अ ड्रग इज यूज्ड, इफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग इज यूज्ड, द एफिशिएंसी इंक्रीजेस, तो अल्टरनेट पता चल गया कि मोर देन 10, तो फिर नल क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, तो पता चल गया कि म्यू नॉट You not 10. म्यू नॉट इक्वल, तो हमको सिर्फ इक्वल्स टू देखना है कि 10। अब स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है, स्टैटिस्टिक्स फार्मूला समझा दिया मैंने, कैलकुलेट हो गया। अब बस ये याद करना है, रटना है, मैं समझाऊंगा, रटना नहीं है, मेरे को समझ में आ जाएगा। जस्ट ये कैलकुलेट किया तुमने, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये इधर से इधर तक, और ये रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। अगर z कैलकुलेटेड, जो z स्टैटिस्टिक्स है, ये क्रिटिकल जो हमने कैलकुलेट किया उससे कम है, तो एक्सेप्टेड। So accepted. हम मॉड ही नहीं रहे, नेगेटिव तुम देख ही नहीं रहे, ठीक है। इधर भी सेम, क्योंकि नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड में, नेगेटिव देखना ही नहीं, ठीक है। तो अब सेम चीज, अगर z कैलकुलेटेड जो है, तो इधर की z क्रिटिकल से कम है, कम मतलब जैसे देखो, जैसे जैसे इधर जाओगे तो बढ़ेगा, राइट, कि 1 2 3 4 5 वो पॉइंट में होगा, लेकिन ऐसे बोला, तो इधर आगे तो एक्सेप्टेड, और इस चीज के आगे अंदर आगे तो रिजेक्टेड, बस इतने समझ, वो समझ जाओगे तो आगे का भी समझ आ जाएगा। बस ये था हाइपोथेसिस टेस्ट। और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में बस एक वेरिएशन है, जैसे हमने मीन के लिए करा वैसे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, तो z का फॉर्मूला चेंज हो गया, बाकी सब सेम रहेगा। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में वो देंगे कि पॉपुलेशन, पहले तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, वो क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। पी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बोलेंगे 10% जो अपना नल हाइपोथेसिस है, तो नल हाइपोथेसिस मिल गया, फिर रूट पी क्यू बाय एन कैसे, पी नॉट 1 माइनस पी नॉट बाय एन, ठीक है, ये समझ गए फॉर्मूला। P hat क्या है? Sample दो. पी हैट, पी हैट का पी P bar. हाँ वो सैंपल प्रोपोर्शन, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, सब क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ सब क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दिया होगा। पी नॉट अपने को, पी नॉट अपन नल नल हाइपोथेसिस करते हैं, उससे मिल जाएगा। वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, बस आइडेंटिफाई करना है. तो देख पी नॉट ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन के लिए, सैंपल प्रोपोर्शन इज दिस, फिर नल प्रोपोर्शन में 10% चीज जो है वो ऐसे ऐसे कुछ परसेंट में बोलेंगे, तो वो समझना है कि पी नॉट, ठीक है। वो क्वेश्चन एक ही बार रीड करोगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा, इसके बाद बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा, या फिर एक और बार रिपीट देख लेना, मैं जो मैं बोल रहा हूँ। ये पेज इंपॉर्टेंट ही नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेशन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, काई स्क्वायर, हाँ काई स्क्वायर शुरू हो गया, राइट, हाँ शुरू करते हैं। तो काई स्क्वायर ये एक्सेल का तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ तो काई स्क्वायर में इंपॉर्टेंट ये कि वो हमेशा राइट ही होता है, और एफ के अंदर भी होता है राइट ही, इसलिए बोला कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में समझ में आएगा, क्योंकि है तो एक्सेल के काम था, लेकिन इंटरप्रेट करने में इजी होता है। ये काई स्क्वायर भी राइट साइड में है, और एक और एफ करके आएगा अभी आगे, वो भी राइट साइड में होता है, सेम इसकी तरह, सेम चीज कैलकुलेट करने की, इधर रिजेक्शन होता है, इधर एक्सेप्टेंस होता है, वो सब बस इधर काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है और काई स्क्वायर क्रिटिकल है, ठीक है, सेम चीज। वो क्रिटिकल कैसे कैलकुलेट करते हो, टेबल से करते हो, मैं बताऊं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो चुकी, काई स्क्वायर, हाँ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस देखो, तो काई स्क्वायर टेस्ट से पहले अपन अनोवा पे जाते हैं, अनोवा समझ में आ गया तो काई स्क्वायर टेस्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वन वे अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। मैं पहले अनुभव बता रहा हूँ कैसे, इसलिए नहीं क्योंकि ये समझ में आने का वो इजी लगता है, ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इसके अंदर देखो बस ये इतना, टू टेस्ट द डिफरेंसेस अमंग द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन बाय एग्जामिनिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, मतलब देख इतने सारे चीजें होती है, जैसे एक सैंपल दे रखा है, सैंपल दे रखा है, सैंपल दे रखा है, तो इन सैंपल के अंदर जो मीन है, इसका सैंपल का मीन, सैंपल का मीन, सैंपल का मीन, ये सेम है, अगर सेम है तो नल हाइपोथेसिस, अगर सेम नहीं है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। एक ही पॉपुलेशन के मल्टीपल सैंपल्स है. हाँ वो मैं अभी समझेंगे, तो मैं आगे बोलूंगा। फिर द नल, हाँ तो देखो अगर मीन सबके सेम है तो नल, ऑल्टरनेट नहीं सेम है तो ऑल्टरनेट। अभी कैसे मैं समझाता हूँ, पहले समझ लो, मैं क्वेश्चन करूंगा अपना समझ आ जाएगा। देखो फ्लो ये है, सिर्फ अभी से सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना, बाद में क्लियर आ जाएगा, ठीक है समझ में। सबसे पहले क्या होता है कि 3 सैंपल है, एक वैरायटी ऑफ वीट, दूसरी वैरायटी ऑफ वीट, तीसरी वैरायटी ऑफ वीट, वो कितना प्रोडक्शन है, ये हमारा एक ही लैंड है, इसमें वीट एक वीट का कितना प्रोडक्शन है इस लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड पे कितना प्रोडक्शन है, उसी लैंड पे वीट वैरायटी 2 का कितना प्रोडक्शन है, उसी लैंड पे वीट वैरायटी 3 का कितना प्रोडक्शन, तो मीन कैलकुलेट, तो इस एक का मीन कैलकुलेट, सबका मीन कैलकुलेट कर दिया हर एक सैंपल का। अब मीन का भी मीन कैलकुलेट करा, तो हमने एक पहले सैंपल का मीन आया, दूसरे सैंपल का मीन आया, तीसरे सैंपल का मीन आया, तो तीनों का मीन डिवाइडेड बाय 3, तो मीन का मीन आ जाएगा, तो ये सेटिंग। अब कैलकुलेट सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स, इसको एसएसबी बोलते हैं, ठीक है। तो एसएसबी में क्या करना है कि समझ आइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, अब इनके लिए नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा समझ में आएगा, ठीक है।
तो N1 क्या चीज है? ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट सैंपल, मतलब सैंपल 1 के अंदर 5 है तो 5, सैंपल 2 के अंदर 3 है 3, ऐसे इनटू xi माइनस x बार। तो ये जो सैंपल मीन नहीं है अपना, ये वाला एक सैंपल का मीन माइनस ग्रैंड मीन, जो तो ये जो बड़ा वाला मीन ऑफ मीन को बोलते हैं x डबल बार ग्रैंड मीन, ठीक है। हाँ, तो सैंपल मीन मतलब x बार माइनस x डबल बार का स्क्वायर, सिंपल डायरेक्टली अप्लाई करना, n2 जितने सैंपल के अंदर होते हैं उतने, तो ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट सैंपल, ऑब्जर्वेशन में सेकंड सैंपल, फिर वैसे से करना, ठीक है। फिर इसके अंदर अब देखो इसको एसएसबी बोलते हैं, एसएसबी से हमको एमएसबी कैलकुलेट करना है। एमएसबी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ये होता है मीन स्क्वायर बिटवीन, मीन स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने इधर सैंपल्स देख लिया ना, इधर एक सैंपल लिया हमने, इधर दूसरा सैंपल लिया, इधर तीसरा सैंपल लिया, तीन सैंपल्स है, तो तीन सैंपल्स होता है, हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम होता है, -1 करके होता है, तो 3 है तो t -1, t का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल्स, जैसे 3 है तो 3, t -1 2। अब आते हैं कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। अब हर एक सैंपल्स के बीच में कैलकुलेट करें, एक सैंपल्स के अंदर कैलकुलेट करें, दूसरे सैंपल, तीसरे सैंपल, ठीक है, तीन जितने भी सैंपल। तो जैसे सपोजिटली एक सैंपल का तुम्हें मीन पता है और उसकी पहली वैल्यू पता है, तो पहली वैल्यू माइनस मीन, सम वापस से समेशन लिखा है ना, तो दूसरी वैल्यू वापस से प्लस करना, दूसरी वैल्यू माइनस मीन, तीसरी वैल्यू माइनस मीन, ऐसे करके, ठीक है। एक सेकंड, एसएसबी के बाद में मैं बोलूंगा। हाँ वो मैं बता दूं, जब क्वेश्चन करेंगे तो सर मैंने बोला ना इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुझे क्योंकि ये लिखा था, ठीक है। फिर सेम एमएसडब्ल्यू, अभी अभी ये थोड़ा भी सुना तो बाद में क्लियर ज्यादा होगा। एसएसडब्ल्यू एक बार वापस बोल। एसएसडब्ल्यू, हाँ देख ये मैं समझाऊंगा, इसमें समझ में आना मुश्किल है, उसमें इजी लगेगा मुझे, देख। फिर मीन स्क्वायर बिटवीन, अगर तूने एक बार कैलकुलेट, सपोज तूने कैलकुलेट कर लिया, समझ गया, तो मीन स्क्वायर बिटवीन कैसे कर, मीन स्क्वायर विद इन, सॉरी एमएसडब्ल्यू को होता है मीन स्क्वायर विद इन, पहले बिटवीन क्या था, विद इन कर, विद इन में अपने पास कितने हैं, पूरे एक सैंपल में 4-5 होंगे, दूसरे सैंपल में 4-5 होंगे, तीसरे सैंपल में 4-5 होंगे, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी, जैसे सपोज 40 सारी कैलकुलेट, 40 में से एक बार हमने 40 में से 3 माइनस करेंगे, जैसे अगर हमने 3 जितने नंबर ऑफ सैंपल है उतने, हाँ तो n माइनस के, बस इतना। इसके बाद में ये एक रेशियो काम का एमएसडी बाय एमएसडब्ल्यू। अब बढ़ते क्वेश्चन, अब सब समझ में आया। अब suppose a research study suppose a research study company wants to study the impact of different varieties of wheat, जैसे मैंने बोला था 3 varieties की wheat है, एक ही लैंड है, और तीसरा कितना प्रोडक्शन है, तो इन्होंने हमको दे रखा है कि वैरायटी ऑफ wheat है, इतना प्रोडक्शन पर एकड़ प्रोडक्शन देता है, दे रखा है ए में, बी में, सी में, ठीक है। अब या तो सब में कोई डिफरेंस है ही नहीं प्रोडक्शन में, तो नल हाइपोथेसिस, अगर कोई डिफरेंस है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन, नल, देयर इज डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अल्टरनेट, ठीक है। अब देखो ए का सैंपल, ए का मीन निकाला, ए सैंपल का मीन निकाला, बी सैंपल का मीन निकाला, सी सैंपल का मीन निकाला, ठीक है, पहला स्टेप। ग्रैंड मीन ये 3 लिए डिवाइड बाय 3 करें तो ग्रैंड मीन आ गया। अब बिटवीन, बिटवीन मतलब सैंपल्स के बिटवीन, तो ए सैंपल के बिटवीन, बी और सी सैंपल के बिटवीन, तो तीनों के बिटवीन। अब देख एन मतलब फर्स्ट के अंदर कितने थे, 4 थे, फर्स्ट के अंदर 1 2 3 4, सेकंड के अंदर भी 4 और थर्ड के अंदर भी 4, लेकिन इसके अंदर एक और क्वेश्चन करेंगे तो इसके अंदर इन्होंने थर्ड वाले के अंदर 3 ही दे रखे हैं, तो n3 के अंदर 3 होगा, है ना। अब देखो ठीक है, तो इधर n1 पता चल गया, n2 n3 पता चल गया, x a बार क्या है, x a मतलब पहले सैंपल का मीन 6 माइनस, हाँ ये से बोल रहा हूँ, फिर देखो x 6 माइनस 5, ग्रैंड मीन हमको पता ही है, तो ग्रैंड मीन हमेशा इधर ग्रैंड मीन ही है, ठीक है। तो पहले वाले का मीन -5, दूसरे वाले का मीन -5, तीसरे वाले का मीन -5, ये सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। यार अब हमें समझ में आया, ठीक है। अभी सम स्क्वायर विद इन मतलब हर एक सैंपल के बीच, तो ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर, ठीक है। ए के अंदर जैसे देखो अभी ए के अंदर 6 6 7 3 8 है, राइट, नंबरिंग गलत नहीं क्या है? क्या कौन सी वाली कहां पे सही है। सही तो सही है। नंबरिंग तो तीन ही होनी है, अच्छा एक्चुअली 3 4 5 1 2 2 3 1 पीछे, बस, वो क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है। सम स्क्वायर विद इन, तो अब देख x a i मतलब पहला पहला सैंपल ए के अंदर पहली वैल्यू है वो, ठीक है, माइनस मीन जो इसका ये वाला 6 है, तो देखो 6 6 दूसरे 7 6 3 6 ऐसे ऐड करना है वो सबका समेशन करना है, तो समेशन ऑफ x a i, तो देखो मैंने क्या रखा 6 6 7 6 3 6 3 6 सबका स्क्वायर किया फिर ऐड किया, फिर दूसरे में वापस से, तो देखो x a i माइनस x बार जो उनका स्पेसिफिक मीन है, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू, उनका जो पूरे सैंपल का जो मीन है उनको माइनस करके उनको स्क्वायर करके सबका ऐड कर दो, फिर दूसरे वाले का ऐड कर दो, तीसरे वाले का ऐड कर दो, ठीक है। फिर ऐसे सब, हाँ। अब देख ये टेबल बनानी है,
इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स है विद इन ग्रुप, जो अपन दो अपन कैलकुलेट करें, या तो बिटवीन कैलकुलेट करें विद इन कैलकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट में सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन 8 और ये विद इन कितना 24, 8 और 24। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब बिटवीन कर रहे थे तीन सैंपल्स के लिए कर रहे थे, तो 3 सैंपल्स 3 - 1 2, और जब विद इन कर रहे थे तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस ले थे, तो n - k, टोटल -k यानी कि 3, तो 12 - 3 9। फिर मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर का डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, जैसे 8 डिवाइड बाय 2 एंड 24 डिवाइड बाय 9, ठीक है, ये वाला समझे, ये वाला जो नहीं SS divided by डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, है ना। तो 8 डिवाइड बाय 2 सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करोगे तो उनके रेस्पेक्टिव वो मिल जाएंगे, मीन्स मिल जाएंगे। अब एफ रेशियो के अंदर में जो मीन स्क्वायर के ऊपर वाला नहीं है, मीन स्क्वायर वाला ऊपर वाला, उसको नीचे वाले से डिवाइड करना है, 4 को 2/67 से डिवाइड करना है। अब ये हमने खुद से कैलकुलेट किया, तो इसको दोनों एफ mean square कैलकुलेट से बोल सकते divide हो करना। या फिर एफ रेशियो बोल सकते हो, क्योंकि हमने खुद से कैलकुलेट किया। दूसरा वाला हम टेबल से कैलकुलेट करें, जैसे मैंने बोला था chi स्क्वायर के अंदर एफ रेशियो से मतलब नहीं एफ रेशियो, MS1 divided by हाँ ये वाला ms1 ms मतलब मीन स्क्वायर बिटवीन डिवाइड बाय मीन स्क्वायर बिटवीन माइनस विद इन between divided by डिवाइडेड बाय तो बिटवीन ऊपर करके देखिए, बिटवीन ग्रुप्स ms स्क्वायर बिटवीन डिवाइड बाय ms स्क्वायर विद इन, इन दोनों का डिवाइड करते ये मिल गया, क्योंकि हमने खुद से कैलकुलेट किया था, इसको एफ रेशियो बोलेंगे, क्रिटिकल हम टेबल से कैलकुलेट करेंगे। जैसे chi स्क्वायर का राइट साइड था, f का भी राइट साइड है, ठीक है, वो भी समझ में आया। और इसमें बोल देते हैं, जनरली नहीं बोलते तो 0.05 की होता है, उसमें दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि दो ही तरीके की टेबल होती है, तो 0.05 की होती है, 0. या फिर 5% की होती है, फिर 10% की होती है, 0.10 0.05, जनरली 0.05 की, जब तक अपने सिलेबस में और मुझे आइडिया था, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले ना, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 9, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं ये एफ क्रिटिकल, तो 2, 9, ठीक है। अब ये काम आएगा, ये जो टेबल होगी ऊपर में न्यूमरेटर होगा, जो मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, और नीचे इधर इस साइड में डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर देख लो 2 और डिनोमिनेटर देख लो 9, जो भी वैल्यू मैच करती है वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। टेबल कहाँ से आएगी? हाँ वो एग्जाम में देंगे, ठीक है। अभी वो मतलब पूरा एग्जाम ऐसा लगा शीट देंगे एक्स्ट्रा, तो अभी सेम चीज वही क्रिटिकल एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस में एक्सेप्ट हो जाएगा और जो रिजेक्शन रीजन में रिजेक्ट हो जाएगा, अगर राइट टेल है उसके अंदर आ जाता है, राइट टेल के अंदर रिजेक्ट, और उसके पहले आ गया तो एक्सेप्ट, है ना। फिर सपोज अभी देखो, हाँ सेम क्वेश्चन है, बस अगर समझना हो तो देखो, इस इन्होंने अलग अलग पैकेजिंग मेथड है, मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, फ्रेशनेस स्कोर बताया 8 7 9 8 पे कितना फ्रेश रहेगा, कि मेथड ए पैकेजिंग है तो इसका 8 फ्रेशनेस स्कोर है, 7 आउट ऑफ 10 है स्कोर, ठीक है। सेम चीज करनी है, नल हाइपोथेसिस, या तो सब सेम होंगे, देयर इज नो डिफरेंस, फ्रेशनेस में कोई डिफरेंस नहीं है तीनों सैंपल्स के अंदर, या फिर फ्रेशनेस का डिफरेंस है तीनों सैंपल, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब देखो, अब इसमें के क्या होगा, के यानी कि कितने सैंपल्स होते हैं, तो के 3, n क्या होगा, n1 यानी कि पहली के अंदर पहली के अंदर कितने ऑब्जर्वेशन, तो 5, n2 के अंदर n2 यानी दूसरे कितने ऑब्जर्वेशन 5, और लास्ट वाले में सिर्फ 3 है, बस यही फर्क है कि पिछले इसमें कि इसमें 2 कम दे रहे हैं। n क्या होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो 5 5 5 5 5 प्लस 3 13, ठीक है। अब देखो पहले सबका मीन कैलकुलेट के लिए रेस्पेक्टिव, फिर ग्रैंड मीन के लिए मीन का भी मीन कैलकुलेट किया, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन के लिए n1 इनटू उनका मीन माइनस ग्रैंड मीन का स्क्वायर, n2 इनटू उनका मीन माइनस ग्रैंड मीन का स्क्वायर, ऐसे करके फिर विद इन के अंदर हम सैंपल का मीन और वो जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज दे रखी है कोई सैंपल के लिए, उनको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके हर एक को ऐड कर रहे हैं। वापस टेबल बना देना, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स कैलकुलेट कर लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 और n-k, फिर k-1 तीन सैंपल से k-1 और टोटल से 13 10। अब मीन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, SS डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मीन स्क्वायर आ जाएगा, ये डिवाइड बाय दिस, ये डिवाइड बाय दिस, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो f रेशियो आ जाएगा, 2 divided by 2 है तो 4.96, अच्छा क्या है 9.92 है, अच्छा हां मेरे को खाली 2 लगा। और वो जो मेरे को जो शीट भेजूंगा उसमें क्लियर लिखा होगा, अब फिर या तो तुम पीपीटी में रेफर कर सकते हो सर, ठीक है। फिर एफ क्रिटिकल कैलकुलेट, एफ क्रिटिकल के लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है, डिग्री में ऊपर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर हम इधर देखते हैं, डिनोमिनेटर हम इधर देखते हैं, जब मैं टेबल लिखूंगा तब, तो 2 और 10 से हम कैलकुलेट करेंगे एफ क्रिटिकल, सेम एफ स्टैटिस्टिक्स पता है, यानी कि एफ कैलकुलेट किया जो हमने खुद से एफ रेशियो, और क्रिटिकल से कंपेयर करेंगे तो कौन एक्सेप्ट हो रहा है कौन रिजेक्ट हो रहा है पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी खत्म,
ये क्या खत्म हुआ एनोवा अनोवा। अब काई स्क्वायर है ना? काई स्क्वायर में अब देखो फर्क पता चलना चाहिए काई स्क्वायर क्या चीज है और अनोवा क्या चीज है। अनोवा में मल्टीपल मीन्स दिए हुए होंगे अलग अलग बराबर। मेथड्स के। देख ऐसा हाँ मैं तो अनोवा इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली कितने मार्क्स की है अपनी एंट्री 40 और परसेंट कितना वेटेज एसटी है ना 30%। एसटीए 101 के लिए पासिंग परसेंटेज के 40 वो तो सबका रिलेटिव है कि क्या है? रिलेटिव तो हो जाएगा। तो ही ये तो फिर देख मैं तुम्हें समझा देता हूँ अनोवा और इसमें क्या फर्क है। इसमें देख 3 सैंपल्स है 1 2 3 करके सैंपल्स। तो एक सैंपल में कितना है अनोवा ये दोनों सिमिलर ही है बस फर्क इतना है कि इसके अंदर जब सैंपल पहले देख 3 वैरायटी ऑफ इसमें कहते हैं वीट उसमें कितने थे 3 वैरायटी ऑफ फ्रेशनेस स्कोर। तो 3 सैंपल्स थे इसमें भी 3 सैंपल्स होंगे डायरेक्टली देंगे तो बाकी पूरा लेआउट करना आ जाएगा। अब इसका काइस कर इसके इसमें फर्क क्या है ये बताओ। इसमें सर्वे लेते हैं सर्वे टाइप की कितने लोग को कितने लोग को नॉर्थ ईस्ट में प्रेफर है ये मेथड प्रेजेंट मेथड प्रेफर है। ये दो तरीके के मेथड थे एम्प्लॉयबिलिटी पे कुछ ऐसा कुछ था। तो पहला प्रेजेंट मेथड प्रेफर है 68 100 में से और किसको पुराना वाला मतलब अभी वाला नहीं है तो पुराना वाला होगा तो 32 वो सर्वे लेते हैं कि किसको किसको ये वाला मेथड पसंद है 60 बच्चों को पसंद है और 40 को नहीं पसंद है। तो जहाँ पे भी सर्वे आता है सर्वे यानी फ्रीक्वेंसी आता है कि 60 लोगों ने हाँ बोल दिया 40 ने ना बोल दिया ऐसे ठीक है। तो देखो कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम गूगल फॉर्म सर्वे हैज फ्रीक्वेंसी गूगल फॉर्म का वाला फ्रीक्वेंसी हुआ उधर सर्वे ले रहे हैं तो एक एक रिस्पोंडेंट को फ्रीक्वेंसी होती है। कंपेयर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बस यही करना है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्वेश्चन है कि सैंपल रिस्पांस कंसर्निंग रिव्यू शेड्यूल्स फॉर नेशनल हेल्थ केयर ठीक है। तो इसमें दो तरीके के शेड्यूल्स थे कि या तो हम क्वार्टरली रिव्यू शेड्यूल्स देते हैं या फिर हम 4 बार रिव्यू शेड्यूल्स देते हैं। तो एक नया मेथड था एक पुराना मेथड था कि हम ये वाला शेड्यूल देते हैं ठीक है। तो देखो इनमें चॉइस बिटवीन मेथड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन मतलब देखो एक रीजन नॉर्थ ईस्ट एक साउथ ईस्ट एक सेंट्रल और एक वेस्ट कोस्ट ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंस किसका देख रहे हैं एक तो ऊपर वाले वेरिएबल्स और जो इसके लेफ्ट में वेरिएबल्स ठीक है। तो ये दोनों ये जो लोकेशन है ये डिपेंड करती है कि नहीं जो लेफ्ट में लिखा हुआ ठीक है। मतलब जैसे अगर ये रीजन है ये रीजन है सबका प्रेफरेंस सेम ही है सारे रीजन्स के अंदर लेकिन अगर क्या इस रीजन में नहीं ज्यादा ये लोग प्रेफर कर रहे हैं इस रीजन में नहीं ये कम प्रेफर कर रहे हैं तो फर्क है तो डिफरेंस है। लेकिन अगर डिफरेंस है ही नहीं सभी जगह इस जगह में भी सबको यही वाला पसंद है इस जगह में इसको यही पसंद है सेम परसेंटेज है तो फिर एच नॉट ठीक है। तो चॉइस बिटवीन मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन मतलब चॉइस बिटवीन मेथड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रीजन से फर्क नहीं पड़ता तो ये सेम ही रहेगी। लेकिन दूसरे वाले में चॉइस डिपेंड करती है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक है। तो अब ये ऑल्टरनेट हो गया। अभी ये ई तो ई के अंदर क्या है देख ये टोटल या तो कैलकुलेट करके दे देंगे वो या फिर खुद से करना होगा। तो इधर का भी टोटल कैलकुलेट करना है इधर का भी टोटल कैलकुलेट करना और ये ग्रैंड टोटल आएगा मतलब सेम ही आना चाहिए क्योंकि इधर से किया तो इधर से भी टोटल सेम आना चाहिए है ना। अब देखो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी जो ये दे रखी है ना ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्योंकि गूगल फॉर्म से लिया ये तो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन ने इनसे लिया उन्होंने लिया हमको ऑब्जर्व हो। अब हम एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे तो देख सपोजिटली हमें इसके लिए एक्सपेक्टेड कैलकुलेट करनी है तो रो टोटल डिवाइडेड बाय रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ठीक है। तो देख रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल तो रो टोटल लिख रखा है फिर देख 279 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 420 तो ऐसे ऊपर देखते रहना जैसे 79 के लिए 279 इनटू 120 डिवाइडेड बाय 420 फिर इसके लिए करें तो 279 इनटू 90 डिवाइडेड बाय 420 ऐसे ऐसे करके सबके निकाल रहे हैं। तो इसमें देख ये वाला जो पूरा नहीं है ये इससे कैलकुलेट किया ठीक है। अब देख एक बार एक्सपेक्टेड कैलकुलेट होगी सबकी सर एक रीजन क्या एक्सपेक्टेड हां वो भी समझ में आएगा ये आर्ट ऑफ इंडिविजुअल हां आर्टो की इंडिविजुअल कैलकुलेट नहीं रीजन क्या मैं बताऊंगा अभी कंप्लीट होगा तो आर्टो की कैलकुलेट करनी। अब कैलकुलेट स्टैटिस्टिक्स सब में स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना तो जो एक चीज होती है जो हमेशा मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं दूसरी चीज होती है हम टेबल से देखते हैं फिर कंपेयर करके देखते हैं ये एक्सेप्ट हो रहा है क्या रिजेक्ट हो रहा है ठीक है। अब देख chi स्क्वायर के स्टैटिस्टिक्स के अंदर chi स्क्वायर का फार्मूला है समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ठीक है। फिर नेक्स्ट अब देखो अच्छा फार्मूला कॉपी कर तो ऑब्जर्व सारी जितनी भी ऊपर है वो एक लाइन में लिख देना और एक्सपेक्टेड जो भी हमने अभी कैलकुलेट की वो भी एक लाइन में लिख देना ठीक है। तो देखो ऑब्जर्व लिख दी एक्सपेक्टेड लिख दी
इनको सब्ट्रैक्ट किया, इनका स्क्वायर निकाला, फिर स्क्वायर करके डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किया, ठीक है। अब इनको सम करेंगे तो chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। बस सिंपल से ये तो सिर्फ इसको ब्रॉडर वे में रिप्रेजेंट किया। जल्दी समझ आया? नहीं समझ आ गया पर सिंपल सिंपल, हाँ सिंपल तो है। तो हाँ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो वो chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स आ गया। एक बार सिंपल से जो लिखा है वही करना है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है रो माइनस वन इंटू कॉलम माइनस वन। तो इसमें रो कितनी है? रो 2 है और कॉलम कितनी है? 4, 1 2 3 4। तो रो माइनस वन 2 माइनस 1, कॉलम 4 है तो 4 4 माइनस 1 3, तो 3 इंटू 1 तो 3 आ गया, ठीक है। तो 3 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। रो माइनस वन 2 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 1 इंटू 3। रो माइनस 1 इनटू कॉलम। हाँ, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लिया। इससे हम क्रिटिकल कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेबल से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा इन्होंने दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि 0.10। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट करी, इन दो से हम chi स्क्वायर क्रिटिकल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब चेक कर लेना कि जो स्टैटिस्टिक्स और वो भाई जो एक्सेप्टेंस में आता है वो एक्सेप्ट हो गया, जो रिजेक्शन में आता है वो रिजेक्ट हो गया, है ना। तो उनको chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक और क्रिटिकल को कंपेयर करना है लास्ट में। हमें तो स्टैटिस्टिक्स और क्रिटिकल को और जितने स्टैटिस्टिक उस पूरे का समेशन। टेबल क्रिटिकल टेबल से वो भी वो सीखना भी है। चारों टेबल में बोला था बार-बार आएगी। एक और कर लेते हैं। तो देखो एक ब्रांड मैनेजर इज कंसर्न दैट ब्रांड, ठीक है। इसमें हाँ 4 रीजन है, इसमें 4 अलग-अलग रीजन है। कोई बोलता है इस ब्रांड को परचेस करेगा, इस ब्रांड को परचेस नहीं करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अब ये बताना है कि ये डिपेंड करता है कि रीजन पे डिपेंड करता है परचेस करेंगे कि नहीं, रीजन पे नहीं डिपेंड करता। अगर डिपेंड करता है सबका अलग-अलग होना चाहिए, नहीं डिपेंड करता सबके बराबर होना चाहिए। तो परचेसिंग ब्रांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन और परचेसिंग ब्रांड इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजन, ठीक है। अब सेम हमने एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर दी। इसमें 100 ही लोग लिए इन्होंने हर बार सर्वे के लिए कि हम नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे तो हम 100 ही लोग लेंगे, नॉर्थ वेस्ट में भी 100 ही का सर्वे करेंगे, इसमें भी 100 का ही करेंगे, इसमें भी 100 का ही करेंगे, ठीक है। तो रोज के एक्सपेक्टेड सेम आएंगे। रोज के रोज के सारे एक्सपेक्टेड सेम हमेशा आएंगे। 100 ही आएगा ऐसा। नहीं इसमें ऐसा जरूरी नहीं। हाँ तो देखो नीचे, हाँ टोटल तो नीचे वाला टोटल 100 आएगा, मतलब ऑलवेज कॉलम का हमेशा 100 आएगा क्योंकि उन्होंने 100 ही लोग सेलेक्ट किया ना। अगर 100 सिलेक्ट किए तो, नहीं किए तो नहीं आएगा ना। देखिए सर इतना दिमाग लगने की जरूरत नहीं है, बस तुम ऐड कर देना। पिछले वाले में नहीं था। इतना सोचने की जरूरत नहीं कि 100 सेलेक्ट किए नहीं किए, अरे वो मत लगाना। मैं खुद को सिंपल। हाँ इतना सिंपल सोचो कि जैसे ये दो चीज है, अब तुमने सिर्फ टोटल ऐड कर दिया तो 100 ही आ ही जाएगा। इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि यार 100 थे कि 500 थे, सिर्फ दो को ऐड करोगे नीचे आ जाएगा। हाँ ये 100, ठीक है। चेक करने के लिए we can just put कि लास्ट में दोनों साइड से ग्रैंड टोटल सेम आना। हाँ वो हाँ ये हो तो कैलकुलेशन एरर खुद से तो हाँ कैलकुलेशन एरर खुद से करी तो तुम चेक कर सकते हो कि हाँ 400 बराबर, ये 4 मिलके 400 होनी चाहिए और ये भी मिलके 400, दोनों सेम होनी चाहिए मतलब, क्योंकि उधर का ऐड करोगे इधर का तो सेम ही आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लिया, ऑब्जर्व कैलकुलेट कर लिया सेम। अब ऑब्जर्व एक्सपेक्टेड माइनस किया, स्क्वायर किया, डिवाइड किया, तो टोटल क्या तो chi स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम रो माइनस 1 तो रो 2 थी, 2 माइनस 1 1, कॉलम 4 है 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो वापस 3 आ गया, हमको दे रखा है 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें, हम टेबल से कैलकुलेट करें, है ना। डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड ही करना है ना। हाँ डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीडम, है ना। अब वही सेम क्योंकि राइट टेल है तो इसे वाला सब एक्सेप्ट और दूसरा वाला सब दीजिए, ठीक है। तो अनोवा और इसमें क्या फर्क है कि इसमें तो अमाउंट दे देते कि हाँ इतना प्रोडक्शन होगा वीट का इस वाले पर्टिकुलर मतलब ये एरिया इतने सैंपल से इतना प्रोडक्शन है। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है सर्वे होती है कि 100 में से कितना कोरिलेशन। ऊपर वाला इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर से टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव 0। ये लैपटॉप बस फिर मैंने 6 o'clock तक टाइम किया था अपना। कोरिलेशन और टेबल्स दो चीज था। तू समझ चुका है, हम समझ रहे अरे नहीं, हैं। मैं समझ में आया। खत्म हो गई। अरे वापस ये वीडियो देखेगी तो हो वीडियो जाएगा, देखेंगे तो वापस आ वो जाएगा। समझ में आएगा। अभी तो बेसिक है। हाँ मैं खत्म नहीं हुआ अभी बाकी तो कोरिलेशन से शुरू करते हैं। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक वेरिएबल है और अगर कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे, ठीक है। तो अगर एक चीज इंक्रीज करती है दूसरी चीज इंक्रीज करती है तो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है कि साथ बढ़ना भी चाहिए घटना भी, या तो दोनों बढ़े या दोनों घटे। तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं पॉजिटिव, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है जब एक ऊपर बढ़ रहा होता है एक घट रहा होता है। तो बस ये पॉजिटिव नेगेटिव नो मतलब कोई कैसे भी बढ़ रहा है कोई कैसे भी नीचे आ रहा है, तो वो होता है नो, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। फिर सिंपल पार्शियल मल्टीपल का काम करने से कंफ्यूज हो जाएंगे तो छोड़ दो उसको। ये पॉजिटिव हाँ नहीं वो नहीं पूछेंगे। अरे वाह, ये पॉजिटिव है
acute और obtuse में negative. वही बता दे वही पढ़ हाँ, अरे तो मैं जो बोला वही आएगा एग्जाम में. આખું સેશન તો 4 વાર જોઈ લેજે એ જ આવશે એક્ઝામ. बस वो लास्ट वाला MLR का तुम्हें वो PPT बना ले क्योंकि सर ने बोला है कि वो उसमें से एक्सेल शीट का पिक्चर डाल देंगे और फिर बताओ कि ये क्या चीज है. अगर एक्सेल वाला कैलकुलेट एक्सेल वाला थोड़ा भी समझ में आ गया एक्सेल में क्या ही चीज है वो दो ही तो चीज एक्सेल वाला आता ही नहीं हमें नहीं एक्सेल में तो यही पता करना है कि देखो रिग्रेशन दो चीज अपन को सिर्फ चार वैल्यू ढूंढनी आनी चाहिए कि वो चार वैल्यू कौन सी है. वो इक्वेशन एक इक्वेशन थी y a + bx तो a क्या है उस स्टेटमेंट से पता होना चाहिए b क्या है उससे पता होना चाहिए. हाँ मैं उस पे आऊंगा तो समझाऊंगा ये अभी समझ ये समझ लो गुड है ठीक है. तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए इंक्रीजेस और इंक्रीजेस डिक्रीजेस ठीक है. देखो अभी तो ये सब ठीक है. हाँ ये तो देखो कोरिलेशन की जो रेंज होती है तो कार्ल पियर्सन ने जो कोएफिशिएंट बनाया r का वो 0 से -1 से +1 तक रेंज करता है ठीक है. तो +1 परफेक्ट पॉजिटिव -1 परफेक्ट नेगेटिव बीच में आता है नो कोरिलेशन ठीक है. अब इन दो के बीच में आता है मॉडरेट और उन दो के बीच में भी आता है मॉडरेट ठीक है. ये मॉडरेट 0.5 वाला अब मॉडरेट के साइड में स्ट्रांग पॉजिटिव मतलब मॉडरेट के साइड में स्ट्रांग और उसके पहले वीक तो सेम ऐसा नो कोरिलेशन वीक पॉजिटिव कोरिलेशन मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव. तो इसे भी सेम नो कोरिलेशन वीक नेगेटिव मॉडरेट स्ट्रांग और परफेक्ट ठीक है. समझे क्या ना समझा या नहीं समझा. देख जीरो बीच में एक साइड राइट में प्लस है और एक साइड माइनस है इन दो के बीच में 0.5 आएगा. तो जो +1 है परफेक्ट है परफेक्ट पॉजिटिव जैसे सीधे से नो कोरिलेशन बीच में क्या आएगा मॉडरेट ठीक है. मॉडरेट के लेफ्ट साइड में वीक और मॉडरेट के राइट साइड में स्ट्रांग बस इतना ही. तो नो कोरिलेशन वीक पॉजिटिव कोरिलेशन मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन स्ट्रांग ठीक है. अब देखो ये फॉर्मूला रखना है डायरेक्ट तो इसमें देख क्या है इजी तो नहीं मुझे पता है लेकिन n क्या चीज है n मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 ऐसे उन्होंने दे रखा है तो 10 है तो 10 5 है तो 5 के लिए ठीक है. अब n into summation of x y minus summation of x into summation of y ठीक है. नीचे अंडर रूट करना मत भूलना फिर दो ब्रैकेट आएंगे तो पहले अंडर रूट डाल देना फिर दो ब्रैकेट डालना x और y क्या है. हाँ वो भी है उसमें पहले वैसे बताऊंगा पहले एक बार देखिए तो सब समझ आ जाएगा. फिर समेशन हाँ तो पहले फार्मूला क्या था कि n into summation of x माइनस summation of x into summation of y नीचे अंडर रूट पहले करना दो ब्रैकेट लगा देना पहले ताकि तुम भूल ना जाओ अंडर रूट को. फिर n into summation of x square minus summation of x का होल स्क्वायर फिर दूसरा n into summation of y square minus summation of y का होल स्क्वायर समझे. तो ये फॉर्मूला रखना ही पड़ेगा. तो फिर ये हाँ ये मैं समझाता दूसरी चीज ये एक्सेल का है जो अपने काम का नहीं है और कोरिलेशन है ये आ गया. हाँ आगे तो देखो ये x दे रखा है क्वेश्चन में y दे रखा है क्वेश्चन तेरा वाला x आ गया ठीक है. अब x को टोटल करा y को टोटल करा x का स्क्वायर y का स्क्वायर x into y और सबका टोटल कर दो क्योंकि सब चाहिए ही होंगे. डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है बस ये फॉर्मूला याद हो गया ना तो आंसर भी करेक्ट आएगा. आंसर मतलब फॉर्मूला याद रखना बाकी तो कैलकुलेशन तो हाँ इजी है. r into वापस n summation of x y minus summation of x into summation of y under root फिर n into summation of x square minus summation of x का whole square दूसरा ब्रैकेट summation n into summation of y square minus summation of y का whole square. इसमें सीधा करके ले लेंगे बस डायरेक्ट कंप्यूट थोड़ा एक दो लाइन लिख सकते हैं एंडिंग लिखेंगे पियर्सन कैलकुलेट करेंगे. एंडिंग में कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट या पियर्सन कुछ नहीं दे पूरा दो तीन लाइन लिख सकते हैं लेकिन एंडिंग में यही बोलेंगे कि पियर्सन कैलकुलेट करना है ये दो वैल्यूज तो ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं. अब इसमें देखो ये वैल्यू आ गई ठीक है. तो ये 0.5 से कम है 0.5 से कम मतलब मॉडरेट से कम है तो वीक है ना मतलब मॉडरेट 0.5 होना चाहिए. हाँ जनरली 0.5 तो होगा नहीं प्लस 0.4 मॉडरेट वीक माइनस 0.5 है ना. तो माइनस में भी आ सकती है वैल्यू. वो नेगेटिव नेगेटिव में आ सकते नेगेटिव में वैल्यू है तो नेगेटिव कोरिलेशन. जैसे सपोजिटली अगर ये -0.05 होता तो ये -0.5 से तो इस साइड में वीक तो नेगेटिव ये कोरिलेशन. नेगेटिव अगर माइनस इससे आगे होता तो अभी तो प्लस है ठीक है. सेम दूसरा क्वेश्चन है और उसमें यही बस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम के अंदर क्योंकि बहुत डेसिमल्स के अंदर है तो ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे. बाप रे. क्वेश्चन ऐसे ही इंग्लिश में पूछेंगे नहीं ले जाएंगे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे तो इतना ही इजी होगा इतना नहीं होगा बस इसको तो देखिए ये तो पेज डाला ही क्यों उसको ये दिखाने के लिए कि अगर 0.5 से ज्यादा है तो स्ट्रांग पॉजिटिव है हाँ, ये सब तो इसके आगे माइनस होता है तो स्ट्रांग नेगेटिव होगा ये बता. फिर डन. अब आते हैं ये एक्सेल है. ये एक्सेल है तो अपने स्पेसमैन अपने कोर्स में नहीं है तो काम का नहीं. फिर स्पेसमैन
तो फिर से पियर्सन है, पियर्सन काम कर रहा है, पियर्सन काम कर रहा है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट फिर अब आगे Regression. सिंपल रिग्रेशन। अब देख दोनों साथ में चलेंगे, सिंपल और मल्टीपल। पर ये एग्जाम में नहीं आएगा रिटर्न क्या सिंपल पियर्सन? रिग्रेशन सिंपल आएगा ना, वो तो कर रहा हूँ मैं ये नहीं कर रहा पियर्सन, पियर्सन कोरिलेशन। हाँ वो असाइनमेंट करता हूँ, मल्टीपल समय के बाद में आएगा। हाँ रिटर्न रिटर्न में, हाँ कैसे मैं वही जो अभी बताऊंगा। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन। और देखो सिंपल रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन हमने पढ़ा कि हमको एक तो रिलेशन बता दिया कि या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये हमको पता चला रिलेशन, और स्ट्रेंथ भी पता चला कि स्ट्रांग है कि नेगेटिव है, वीक है, मॉडरेट से पता चलता है। रिग्रेशन क्या बताता है? कॉज एंड इफेक्ट, एक वेरिएबल से ये होगा कि नहीं होगा, डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस। हां काइंड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन या डिपेंडेंस। तो देखो जैसे दो तरीके की चीज होती है, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे प्राइस है या फिर सेल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे सेल्स है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा रखोगे तो सेल्स कम होगी, और प्राइस कम रखोगे तो सेल्स ज्यादा होगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? सेल्स। सेल्स प्राइस पे डिपेंड करता है। हाँ तो सेल्स क्या प्रेडिक्टेड वेरिएबल, उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे, किससे करेंगे? प्राइस से करेंगे, ठीक है। तो ये सेल्स के प्रेडिक्टेड वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और वाई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, एक्स। और प्रेडिक्टर मतलब वो उसको प्रेडिक्ट कर रहा है, तो प्रेडिक्टर वेरिएबल, ठीक है। बस याद रखना कि y होता है, ये x होता है, ठीक है। इसमें इक्वेशन y a + bx है। ये वाला सर ने कराया था तो मुझे ये सही नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बना दिया। तो y a + bx, इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है, ये y इजी होता जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y और x इतना याद रखिए। y A और B क्या है? दूसरी शीट में y is equals to क्या है? वो भी दूसरा आएगा, वापस आएगा। अच्छा A इंटरसेप्ट ये क्यों डाला है? हाँ है हाँ ग्राफ ड्रॉ करने को है ना? ये नहीं हमने तो ये भाई बस इतना था कि देखो स्टार्टेड वैल्यू से मैंने लाइन बना दी। ये लाइन जो भी y a + bx बोला था ना, ये रहा y a + bx, ये इस लाइन की इक्वेशन। लाइन का a इक्वेशन क्या है और b क्या है? लीनियर इक्वेशन। भाई उसी पे आना डायरेक्ट, ठीक है। वो पॉइंट है, अब वो लाइन उस कितने सारे पॉइंट से कितना डिविएट कर रही है, वो एरर होता है, क्योंकि एग्जैक्ट लाइन बनने से पॉइंट सारे आए। अगर पॉइंट सभी एक इसी लाइन के ऊपर तो मतलब स्ट्रांग पॉजिटिव होगा, अगर पॉइंट दूर दूर है तो फिर वीक मॉडरेट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखो ये y क्या है? अपना सेल्स, और x क्या है? अपनी प्राइस। a होता है y इंटरसेप्ट, तो a इधर से लेके इधर तक, हाँ a होता है इधर से इधर तक जो कि y इंटरसेप्ट, और b क्या होता है? स्लोप, जो कि इसका एंगल है। लेकिन ये सब अपने काम करेंगे, अपने काम करें कि a कैलकुलेट कैसे करते हैं, b कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो काम है, ठीक है। जिससे अपनी इक्वेशन बन जाए। अगर एक बार ये इक्वेशन बन गई तो सब आंसर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को बनाना कैसे? तो हम पहले b ढूंढेंगे और फिर a ढूंढेंगे। तो b के लिए यहाँ फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है। b is equal to summation of xy minus n x bar y bar divided by summation of x square minus n x bar का स्क्वायर। वैसे डायरेक्टली अब नहीं पड़ेगा। अब देखो हमको वो इक्वेशन पता है, राइट? ये इक्वेशन और उस इक्वेशन फर्क इतना है कि ये y बार और x बार है, दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, ठीक है। ये इक्वेशन, और अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, y बार = a + b वो bx। इक्वेशन एग्जिस्ट क्यों करता है? हाँ वही उस पे आ रहा है। क्योंकि a ढूंढ रहा है ना देखो ये दो चीजें ना ये सेम लग अच्छा, सकती एक हैं। y अगर ढूंढ तुम रहा है, थोड़ा सा modify करो इसको, कि y बार को bx के इधर भेज दो तो y बार = a + bx बार आएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों के ऊपर बार है, राइट? तो ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम नहीं है। Okay. पहले ये यूज करेंगे, फिर ये यूज करेंगे, फिर ये यूज करेंगे, ऐसा। तीन इक्वेशन ढूंढनी है। What is नहीं, y bar? नहीं तो हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है, हमें सिर्फ a ढूंढना है, b ढूंढना है। जो a और b मिल गया, हाँ तो ये b ढूंढने का तरीका, a ढूंढने का तरीका, b ढूंढने का तरीका, a ढूंढने का, मतलब b और a मिल गए हमको, हाँ फिर इस इक्वेशन को यूज करेंगे, मतलब टेक्निकली तो तीन फॉर्मूला डालनी पड़ेगी ना। ठीक है। अब देखो मंथली सैलरी ऑफ द प्रोग्रामर एंड द लाइंस ऑफ कोड रिटर्न पर, मतलब एक तो मंथली सैलरी दे रखी थी, और 10 प्रोग्रामर्स हर रोज मतलब एक दिन के अंदर कितने कोड लिखते हैं, लाइंस, वो दे रखा था, ठीक है। अब इन्होंने कहा कंडक्ट अ रिग्रेशन लाइन टू प्रेडिक्ट द लाइंस ऑफ द कोड रिटर्न पर डे बाय अ प्रोग्रामर। तो प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं? लाइंस ऑफ द कोड। वो डिपेंडेंट हुआ। तो वो डिपेंडेंट होगा, जैसे अपनी सेल्स डिपेंडेंट है। ये सारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर शुरू में, कि क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं? लाइंस।
प्रिडिक्ट जो कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वो डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंडेंट है? मंथली सैलरी। अगर सैलरी ज्यादा होगी तो लाइंस, ऐसा नहीं अजम्पशन करो, अगर सैलरी ज्यादा होगी तो क्या, तो लाइन ज्यादा करे, और कम हो वही तो चेक करना है। हाँ वो चेक करना है, ठीक है। तो y मिल गया, x मिल गया, बस ये मिल गया तो सब आ जाएगा। फिर रखना, अपने फॉर्मूला रखना बाकी है। व्हाट विल बी द, अब देखो मंथली सैलरी मिल गई और लाइंस ऑफ कोड, ये डिपेंड करता है मंथली सैलरी, तो y हो गया लाइंस ऑफ कोड, ये लिख दिया, और मंथली सैलरी इन 1000 है, तो 1000 रुपीस में वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसका यूनिट है। इक्वेशन लाइन काम आएगा कि वो 1000 क्यों है, मतलब गलती से ऐसे अगर आंसर अगर 45,000 लिखना है, लेकिन नहीं लिखना, सिर्फ 45 लिखना, ठीक है। वो मैं समझा अभी क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो अब देखो, x y का टोटल नहीं निकालना है, x into y का टोटल निकालना है, और x स्क्वायर का टोटल निकालना है। इधर में एक और चीज करनी है, इसका मीन और इसका मीन निकालना है, x बार और y बार भी y निकाल। बार भी निकाल, हाँ। तो x बार, x का मीन, y का मीन, अब b सबसे पहले b कैलकुलेट करेंगे, तो b कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ x y कर दे, समेशन ऑफ x y माइनस n x बार y बार, और इसे समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस n x बार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर a। अब a, क्योंकि हमको ये सब y बार है, हमारे पास b भी है और x बार भी है, तो हमको ये भी मिल जाएगा a, ठीक है। अब हमने a भी कैलकुलेट कर दिया, b भी कैलकुलेट कर दिया, तो अब फाइनली हम इक्वेशन में डाल सकते हैं। बी कैलकुलेट कैसे करा वो उल्टा समझ आया। b वाला ऑब्जेक्ट, हाँ ये बराबर, तो देखो समेशन ऑफ x y, ठीक है। तो x y का समेशन इधर डाल दिया, माइनस n, n कितना है, ये वैल्यूज कितनी है टोटल 10 20 इनटू x बार n x बार y बार, तो x बार मतलब x का मीन और y बार यानी y का मीन, ठीक है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर किया था तो इसका समेशन निकल जाता है, माइनस n जो कि 10 था, इनटू x बार का स्क्वायर, तो x बार कैसे पता चला, इसका जो मीन है उसका स्क्वायर, ठीक है जरा, तो b कैलकुलेट कर दिया। अब y बार है हमारे पास में ऊपर पड़ा, मतलब y इस सैंपल का मीन, x बार इस सैंपल का मीन, और b हमने कैलकुलेट कर दिया, तो a हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब a और b दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। तो हाँ ये इक्वेशन आ गई, अब हमने पुट कर दिया। वो पूछते हैं कि किसी कोडर ने की सैलरी 48,000 है, तो हम 48 लिखेंगे, 48,000 नहीं लिखेंगे, बस ये बताना था मुझे, ठीक है। तो तुमको y मिलेगी कितनी, इसमें लाइंस कोड करें, बस ऐसा ही है। अब सिंपल लीनियर इक्वेशन में ये काम का नहीं है, फिर मल्टीपल लीनियर इक्वेशन, अब देखो इसमें है नहीं, मैं तुमको दूसरी चीज बताता हूँ। देखो सिंपल में और मल्टीपल में क्या इंपॉर्टेंट है, तुम एक बार पीपीटी के गो थ्रू भी कर लेते हो, मैंने मल्टीपल में खुद भी नहीं पढ़ा अभी तक लेकिन मैं फिर भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। पहले सिंपल से बताता हूँ, ताकि अगर सिंपल का भी अगर उन्होंने सिंपल समझ में आ गया तो फिर मल्टीपल भी समझ में आ जाएगा। नहीं सिंपल का एक्सेल वाला, तो एक्सेल का फोटो अगर सिंपल का एक्सेल समझ में आए तो मल्टीपल का एक्सेल समझ में आ जाएगा, नहीं तो दोनों नहीं। ठीक है। हाँ ये देखो, तो हम जब यूज करते हैं एक्सेल में, तो ये एक तो ये बन के आता है अपने पास मल्टीपल आर करके, तो मल्टीपल आर के नॉर्मल कोरिलेशन है कि कैसे पॉजिटिव कोरिलेशन है, मॉडरेट जो भी है, तो अगर 0.5 ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। आर स्क्वायर क्या है, जैसे अगर 0.45 और सेल्स और प्राइस है, सेल्स डिपेंडेंट है, प्राइस इंडिपेंडेंट है, तो 45.8% तो जो सेल्स है वो प्राइस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो 45 को मैंने परसेंट में कन्वर्ट किया, 0.45 को परसेंट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ठीक है। और बाकी का जो 45 के अलावा जो बाकी रह गया, वो कुछ और भी फैक्टर्स होते होंगे, जैसे जो भी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये मल्टीपल रिलेशन में काम आएगा, तो भी समझ में आएगा। स्टैंडर्ड एरर काम का नहीं, ऑब्जर्वेशंस इतना काम का नहीं। अब इसमें देखो इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ इससे, इसमें हमको y इक्वल्स टू a प्लस bx चाहिए था, राइट। तो a और हमको क्या चाहिए, b चाहिए, a और b। तो a क्या था, y इंटरसेप्ट, तो दे रखा है कोएफिशिएंट में इंटरसेप्ट करके 6365, a मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया। अब प्राइस का कोएफिशिएंट, मतलब x का कोएफिशिएंट, y इक्वल्स टू a प्लस bx, तो x के आगे क्या आता था, b, तो b प्राइस है, तो ये -43.57 स्लोप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a मिल गया, b मिल गया, y इक्वल्स टू a प्लस bx। अब वो जो भी पूछे, x बोला है तो y ढूंढ लेना, y बोला तो x ढूंढ लेना, है ना। और y कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसमें एक और चीज होती है f वैल्यू,
अगर तुम्हें मॉडल बताना है कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ओवरऑल मॉडल इज सिग्निफिकेंट, तो वो सब वही पी वैल्यू, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं देख ही लेता हूँ, एक्सेल पे होगा कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, तो मैं इस पे सिखा देता हूँ मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, ये मल्टीपल आया समझ में? मैंने पढ़ा ही नहीं टॉपिक। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर मैंने बोला था कि 60.66.63% डिपेंड करता है प्राइस पे, बाकी के जो 66.3 के अलावा है वो दूसरे अदर फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है या फिर प्रमोशंस हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब ये जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है, अभी तो हमने सिर्फ प्राइस से लेके राइट, अगर प्राइस के अलावा मार्केटिंग में ले लेते हैं, प्रमोशन भी ले लेते हैं, तो जैसे जैसे हम अच्छे अच्छे फैक्टर्स ऐड कर रहे हैं, कोई फालतू फैक्टर ऐड कर दिए कि इसकी एज तो फिर भी ठीक है, ये कुछ भी ऐसा जो फालतू फैक्टर हो वो ऐड कर दिया, तो ये नहीं बढ़ना चाहिए राइट, कि कितना डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर कोई रेलेवेंट चीज ऐड करे तो ये आर स्क्वायर भी बढ़ना चाहिए और एडजस्टेड आर स्क्वायर भी बढ़ना चाहिए। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का इतना मतलब है कि अगर कुछ रेलेवेंट चीज ऐड करते हो तो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ना चाहिए। फिर हाँ, तो ये देखो सिग्निफिकेंस में बोला था, इसको पहले 0.00 करके कैलकुलेट कर लेना। अगर एफ वैल्यू 0.05 से कम है, 0.05 इसका अल्फा है। इस क्वेश्चन में जनरली जब भी हम एसएलआर और एमएलआर करते हैं जनरली अल्फा 0.05 में होता है, ठीक है, यानी 5%। तो ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है। हाँ, तो नल क्योंकि लेस देन 0.05 पे तो सिग्निफिकेंट, और मोर देन तो ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट। अब देखो इसका मतलब क्यों है, नीचे वाला समझ, बस इतना ये काम का नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूछेंगे ही नहीं सिग्निफिकेंट क्यों है, उनको सिर्फ ये लेना देना, आर स्क्वायर से लेना देना, एडजस्ट आर स्क्वायर से लेना देना, और वो भी रेयर है पूछना। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस और ये इंटरसेप्ट, प्राइस और प्रमोशन। जैसे देखो अब ये मल्टीपल रिग्रेशन है, क्यों? क्योंकि दोनों प्राइसेस के प्रमोशन भी ले लिया, तो एक तो हो गया प्राइस। अब हमारे पास इंटरसेप्ट है जो कि ए था, ये हमारे पास 5.98 है। प्राइस का कोएफिशिएंट क्या है, ये देखा -46, और प्रमोशन का कोएफिशिएंट क्या है 3.46। यही आएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि यही पूछ सकते हैं, ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते। अगर ये समझ में आ गया तो फिर बस प्राइस पुट कर लेना, वो जो बोले तो बाय सेल्स आ जाएगा, प्रमोशन है तो प्रमोशन पुट कर देना, और अगर उन्होंने प्राइस देखी प्रमोशन नहीं दिया है तो प्रमोशन को जीरो कर देना। मैंने प्रमोशन को मेंशन नहीं किया, ठीक है। अभी ये पता करना है कि ये सिग्निफिकेंट प्रमोशन डिपेंड करता भी नहीं है, कि कैसे पता करें इनकी पी वैल्यू से। अगर पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 तो इसका मतलब प्रमोशन सिग्निफिकेंट है, प्राइस भी सिग्निफिकेंट है। जो अपना असाइनमेंट आया था उसमें अपने ऐसे ही था, चार चीजें इनसिग्निफिकेंट थी, एक चीज सिग्निफिकेंट थी, तो एक एक बार हम मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे थे, एक एक करके एक एक हटा रहे थे, वो ऐसा जैसे इसमें बताता था मल्टीपल रिग्रेशन। माइलेज एंड एज, हाँ देखो इसके अंदर हमने माइलेज, एज और सेलर्स एज ली थी, तो ये जो 0.05 से कम नहीं है, ये ज्यादा है, तो ये इररिलेवेंट है, ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसमें किस पे डिपेंड करता है, प्राइस। हाँ प्राइस, ठीक है, तो प्राइस, सेलर्स एज और प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। इसको हटा दिया तो हमने वापस एक और रिग्रेशन बनाया, और अब जो डिपेंड करते सिर्फ वही रखे हमने, बस। तो फिर अगर एक बार लास्ट मॉडल बन जाता है सब कुछ रिलेवेंट, ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे को हटा देंगे मतलब हटा देंगे मतलब एक्चुअली ये भी नहीं पूछेंगे कि क्या पता यही फोटो डाल के उनको दे दे। अब देखो जितना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ इतना से इंपॉर्टेंट है कि ये चीज देखनी आनी चाहिए, इंटरसेप्ट क्या है ए, ठीक है। दूसरा देखना आना चाहिए माइलेज का स्लोप क्या है, ये -0.14। तीसरा आना चाहिए एज, ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बस। फॉर्मूला में जो रेलेवेंट है वही यूज करना है, जो इरेलेवेंट है वो नहीं यूज करना है ना। लेकिन वो शायद नहीं देंगे ऐसा, तो फिर मैंने समझा दूं, थोड़ा सा ऊपर इसमें ये 0.05 के ज्यादा था पी वैल्यू इसकी, हटा दिया टेबल। इसकी पी वैल्यू ज्यादा थी। तो टेबल में से हटा, लेकिन वैल्यूज तो सेम ही है ना। हाँ, टेबल्स में से हटा दे तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है, वापस कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे देख अभी मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने सैलरी से इसको लिया ही नहीं, जब मैं अपनी ले रहा था एक्स इनपुट ले रहा था, तो मैंने इस सैलरी से इसको काउंट ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ये माइलेज और एज ही सेलेक्ट चेंज हो गई। हाँ वैल्यू चेंज हो जाती है। मल्टीपल मैन्युअली कैलकुलेट नहीं होता ना इसलिए। हाँ मल्टीपल मैनुअली करना था, मैनुअली मतलब ऐसे एक्सेल से मैनुअली। हाँ ऐसे ही मैन्युअली होगा ना, मतलब जैसे अपन ने सिंगुलर किया वैसे नहीं होगा ना। नहीं हाँ। मतलब इस पे नहीं हो सकता, बुक पे मतलब नहीं। बस हाँ। ये एनोवा टेबल का अपने को फोटो दे देंगे, हाँ अनुवा इसका नीचे वाले का वो अपने को फोटो दे देंगे और अपने को बस इक्वेशन बना। हाँ कोएफिशिएंट देख के खाली पुट वैल्यू। ठीक है, तो इधर हो। अब किसी को कोई डाउट है तो बोलो। वो तूने टेबल्स कैलकुलेट रेट हाँ, का वो तो याद नहीं।
चार टेबल और टेबल के बाद ये सी सिग्मा बाय रूट एन जी अल्फा में बदल दो। एस्टिमेशन देखो तो काई स्क्वायर में मैंने क्या बोला था कि एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कैलकुलेट करना, वो दे ही देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो जो भी या तो काई स्क्वायर में होता था कॉलम -1 और रो -1, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। अब वो बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से होगा, राइट साइड से होता है हमेशा, तो राइट साइड से देखें, इसमें लगेगा शेडेड एरिया इज इक्वल टू अल्फा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अल्फा, मतलब अल्फा राइट साइड से, ठीक है। तो अगर अल्फा और ठीक है, तो देखो अगर सपोजली इन्होंने 0.10 बोला है तो ये वाला ले लेना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बोली है तो 0.584, ठीक है। अगर 0.50 बोला है तो 7.815, एक कर ही लेते रहिए अगर मेरे पास है तो। इस वाली शीट में इसमें नहीं, तो स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है उससे क्रिटिकल की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से देखें? स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैसे मैच हाँ ये रखा है इसका, ठीक है। इसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करा था 3 और अल्फा था 0.10, ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और अल्फा कितना है 0.10, राइट। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 और अल्फा कितना है 0.10, तो 6.215 है ना, अल्फा ठीक है हमने दिया हुआ सब में, वो कैलकुलेट नहीं करना। अल्फा इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन हाँ अब देखो 0.05 दे रखा है अल्फा इन्होंने, ये 0.05 की टेबल है। फिर इसमें भी देखो मैंने बोला था एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, तो न्यूमरेटर ऊपर देख लेना 2 है, नीचे डिनोमिनेटर कितना है 10, तो आ जाएगा, राइट। तो अनोवा की हमने एक टेबल बनाई थी पूरी, उसमें ऊपर डीएफ था, ऊपर में एक न्यूमरेटर था एक डिनोमिनेटर था, जो जब बताइए। न्यूमरेटर ऐसे देखना हाँ। डिनोमिनेटर ऐसे देखना तो ये न्यूमरेटर ये वाला समझ में आया। फिर टी टेबल में बिटवीन और विदिन वाले में हाँ बिटवीन और विदिन वाले में। फिर ये है अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सेम होता है, बस इसमें क्या होता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है अल्फा बाय 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है जो भी वो दे रखा हो उन्होंने, अगर 10 अगर सैंपल साइज 10 है तो 10 - 1 नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इन्होंने क्या बोला कि राइट साइड से टेबल एंट्री इज द क्रिटिकल वैल्यू विद प्रोबेबिलिटी p lying to between -t and t स्टार कहाँ बना है -t इसका ये बना लेफ्ट साइड से कि राइट साइड, अच्छा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो अगर राइट साइड से तो फिर राइट साइड से जो भी अगर क्योंकि t हमेशा राइट साइड से ही है, ठीक है। तो राइट साइड से अगर 0.10 तो 0.10 देख लेना ऊपर 0.10 है क्या 0.01 है, ये रहा 0.10। अब बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेना, है ना। ये टी की वैल्यू है कि अल्फा की वैल्यू क्या देखना क्या t की वैल्यू है t क्रिटिकल जो क्वेश्चन है इसमें मतलब अगर देखना क्या होगा अगर तुम्हें टी क्रिटिकल चाहिए, अगर टी क्रिटिकल चाहिए और तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, तो ये जो बीच में जो इतने सारी वैल्यूज लिखी ना ये सब हाँ ये सब प्रोबेबिलिटी होती है, हाँ और ये जो ऊपर जो होती है वो क्रिटिकल वैल्यू होती है। तो टी क्रिटिकल ढूंढ के उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैच करना प्रोबेबिलिटी बना एक सेकंड का टी क्रिटिकल टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिटिकल वैल्यू ऊपर क्रिटिकल हमको नीचे से मिलेगा, हाँ अल्फा वो ऊपर है वो अल्फा है, बट उसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना होगा। अल्फा बाय 2 वैसे नहीं होगा ना, इसमें बनते ही होगी। हमने टी क्रिटिकल की कैलकुलेट करा था क्या तो देखिए टी अल्फा बाय 2 नहीं हमने देख हमको पिछले में भी दिया था कि टी अल्फा बाय 2 और न्यू जो सबसे पहले किया था जब हमने जेड डिस्ट्रीब्यूशन करे थे, तो अल्फा बाय 2 हमको दे रखा था इन्होंने, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.025 है कितना भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और डिग्री ऑफ फ्रीडम था न्यू, बस। तो ये देखिए हमको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है है, और जेड अल्फा बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 सैंपल साइज माइनस इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया पता नहीं क्यों, वो अलग ठीक है। इसके अंदर जेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर राइट साइड वाला इन्होंने इधर से लिखी, ये थोड़ी शीट अलग है जो दूसरे सर यूज करते हैं, ये पूरा लेफ्ट से काउंट कर, राइट। तो राइट साइड से जितना भी माइनस कर रहा है माइनस कर रहना, जैसे 0.025 है जो रिजेक्शन रीजन होता है लास्ट में,
तो 1 में से माइनस कर लेना, फिर जितना भी बाकी रहता है ये वाली वैल्यू, ये वाले पॉइंट मिल जाएगा तुमको, इस पॉइंट को फिर सर्च करना। जैसे देखो अगर तुम्हें z अल्फा बाई 2 चाहिए हो तो मुझे ये बता कि अल्फा बाय 2 मतलब क्या हुआ? अल्फा बाई 2, एक सेकंड मुझे अगर मैं बस प्रोबेबिलिटी दे मैंने रहा बोला कि अल्फा बाय 2 इज इक्वल z। इस सेशन में खुद ही कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड। z अल्फा बाई 2, z अल्फा बाय 2 की तो वैल्यू कैसे निकाला वो बता। अल्फा बाई 2 की वैल्यू कैसे निकाला? z अल्फा बाय 2 की वैल्यू हाँ वही वही मैं भी ये लिख रहा जनरल कैसे? हूँ। एक सेकंड, मैं खुद ही भूल गया इस puzzle को। Alpha मतलब sir रिजेक्शन। किसी को याद है क्या मेरे अलावा? अल्फा बाई 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी से हम, अपने को वो 0.475 मिला था। अच्छा हाँ याद आ गया, हाँ ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी, अल्फा क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये जो बीच में सब प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.475 है तो ढूंढना 0.475 कौन सा है। जैसे अगर 0.80 होता, ठीक है, तो 0.80 के ये 0.8023 है और ये 0.7995 है, तो पास कौन सा हुआ? 0.7995 पास हुआ, तो इसको लिया। इसे हम z क्रिटिकल कैलकुलेट करेंगे तो इधर साइड में देखना 0.8 है, राइट, और ऊपर से ऊपर देखना 0.4, तो 0.84 हो जाएगा। 0. Z क्रिटिकल की वैल्यू हाँ ये z क्रिटिकल की वैल्यू, वो ढूंढना है अल्फा की वैल्यू से, हाँ वो अल्फा, वो जो नियरेस्ट हुआ अल्फा की नियरेस्ट अल्फा प्रोबेबिलिटी। तो अल्फा प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी से तुम्हें z टी कैलकुलेट में भी वही करना है और Z में भी वही करना है। ठीक है, ये करने में देख लेते हो। पर z अल्फा बाय 2 जो अपने इंटरवल एस्टिमेटर के लिए निकाला, z अल्फा बाई 2, हाँ z अल्फा वो कैसे ढूंढे? z अल्फा बाय 2 कैसे calculate? वही तो, ये देख इसके अंदर सपोजिटली देखो 0.475 दे रखा है, 0.475 क्या value- 0.4 से क्या दिया? प्रोबेबिलिटी। ये तूने कैलकुलेट नहीं किया कि मैंने बोला था कि बीच के अंदर अगर तू 0. पहले तो एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, बीच में तेरे प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट, 0.95 था तो वो हाँ तूने डिवाइड किया उसको, फिर तेरे को इतना सा उस पॉइंट का वैल्यू मिल गया, 475 तो वो तुझे सर्च करना 0.475 मिला या फिर चल पॉइंट यही पे होगा 475 है। देख इसके अंदर ये लेफ्ट साइड से मैं तुझे करके दिखा देता हूँ उस वाले में, देख मेरे पास पड़ा है ना। 0.475 का क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढना है, उसके ऊपर क्या लिंक होता है, संग में नीचे क्या चलेगा। लिंक होता है, वो तेरी देख सपोज, वैल्यू हाँ बन मैं बता देता हूँ, देख एक टेबल है तेरे पास, ये पूरा मैं बनाया जैन के स्मार्ट से, ऊपर कबू का रुक, जैसे ग्राफ है, सपोजिटली ग्राफ है, ठीक है, और इधर दिख रहा है तुझे ग्राफ, हाँ ये दिख रहा है ग्राफ, ठीक है। अब ये साइड से देखना है, और सपोजिटली टू टेल है और तेरा 95% का, ठीक है, तो 95% मतलब बीच में 95% और राइट में 5 और 5 मतलब 2.5 जैसा ना। अब इन्होंने क्या बोला कि तेरे को राइट साइड से ले जाना है, ठीक है, और तुझे मेंशन करा हो। राइट साइड से ले जाना है, तो तुझे सपोजिटली इधर का किसी का वैल्यू चाहिए, इस पॉइंट इसमें जो इस इसमें पॉइंट पे वैल्यू चाहिए सपोज, अगर फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट का बोला हो तो इसमें जो पॉइंट z जो डाला हुआ है वो अपने को निकालने का। हाँ z कैलकुलेट करना है। और प्रोबेबिलिटी जैसे सपोज मैं तुझे टू टिल के हिसाब से सिखा रहा हूँ, तो पूरा कितना है 1, 1 में से 0.25 माइनस 0.025 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 0.025। एक बार करके देखो क्योंकि ये 11 ग्राफ थोड़ा अलग है। 0.97 1 हाँ तो इसमें 0.97 ढूंढ लो, 0.97 देखो ढूंढ लो आप, हंट करो 0.975 और नीचे नहीं होगा। ऊपर वाले में नाइस ये रहा। हाँ, ये 979 975 तो इसका ये कितना है 1.96 और वो 6 तो बस ये आंसर, ये क्रिटिकल है 1.9 1. इधर 1 था 1.6 समझा ज्यादा, ऐसे ही होगा उसका भी देख लेते हैं टी में क्या है। टी में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और अल्फा होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे 7 है, इसमें मैंने टी वाला किया नहीं लेकिन सपोज 7 है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा 0.05 करना चाहिए राइट साइड से, तो 0.05 ले लेंगे। देख टी और अल्फा सेम ही चलते हैं ना, तो उसमें भी अल्फा बाई 2 होगा, टू टेल हुआ, टू टेल में उधर अल्फा बाई 2 बीच के अंदर पूरा अपना प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस सेम जैसे इसमें करा, इसमें से वो लाइन ढूंढ लेना है, उसका एक जो वैल्यू मिलेगा जो ऊपर का, ये मुश्किल तो नहीं है, इससे टी का क्वेश्चन नहीं आएगा, टी का क्वेश्चन
है ना? तेरे भरोसे से है भाई। इतना कर लिया तो हो जाएगा आई गेस, इतने करो तो 40 में से 37 36 तो आ जाएगी, अगर एग्जैक्ट जितना मैंने बोला उतना याद हो गया तो। 15 भाई। 15 तो easily। 15 आराम से। किसी को और कोई डाउट है? Done? रिकॉर्डिंग भेज देना। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे को इससे बात करना होगा टीम से। कोशिश मतलब भाई भेज दियो वरना कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ वो मैं भेज दूंगा पता। हाँ हाँ